जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये एम लक्ष्मीकांत बुक की जो है उसकी सीरीज़ है ये। ठीक है। तो इसमें मैंने इसके पहले ये 7-8 लेक्चर बनाए हुए हैं। ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का ये चैप्टर है, 7वां अध्याय। तो इसका भी एक पार्ट ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है। ये दूसरा है, तो आप उसको देख लीजिए। पहला फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, उसके बाद ये दूसरा देखेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है। और चलिए शुरू करते हैं इसको। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करके और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलता रहे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो मूल अधिकार है उसका ये दूसरा भाग है। और जो अदर इसके पहले जो भी मैंने इस वीडियो सीरीज़ में जितने भी लेक्चर हुए हैं उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। ठीक है, उसको लगा दूंगा तो आप उससे सारे वीडियोस देख सकते हैं। ठीक है। ये देख लीजिए तो इसको, ये मेंस और प्री दोनों में काम आएगा आपको। मेंस में किस प्रकार कैसे लिखना है, किन कहाँ किन तथ्यों का इस्तेमाल करना है, तो वो भी आपको पता चलेगा। और प्री के लिए भी ठीक, जैसे आप अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी तो किसी भी प्रकार का प्रश्न आएगा तो आप उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसके पहले मैंने बता रखा था। अभी ये देखिए, जैसे इसमें दिया गया है विदेशियों के मूल अधिकार। तो जो केवल नागरिकों को प्राप्त हैं वो मैंने आपको बता रखा है। 15, 16, 19, 20, 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक है। ये 5 जो मूलाधिकार हैं इन अनुच्छेदों में। तो इस इनके ये अनुच्छेद सिर्फ और सिर्फ नागरिकों को प्राप्त है। देखिए उन्हीं के बारे में यहाँ बताया गया है। जैसे केवल नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, केवल धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर। ठीक है। और नागरिकों एवं विदेशी नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकार, विदेशी शत्रु देशों के नागरिकों को छोड़कर वहाँ के नागरिकों को ये भी नहीं मिलेंगे। ठीक है। तो देखिए उनको ये वाले अधिकार नहीं है जो मैं बता चुका हूँ, वो आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो इसको बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है। मैंने पहले भी बता रखा है आपको ये चीज़ें। आप ये देख लीजिए, ये 14, 20, 21, मतलब वो 5 छोड़ के बाकी अन्य जो हैं वो सभी नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, ये देखिए। ठीक, यहाँ मैंने ये हल्का अपना नोट्स उसके बनाया था, तो इससे जो है आपको बहुत फ़ायदा होगा। ठीक है। ये सीरीज़ देखिए, ये सीरीज़ चलाने का पर्पज़ मेरा यही है कि आपको बेसिक चीज़ें पता चलें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। देखिए आप भी पढ़ सकते हैं ये सीरीज़, ये बुक आप भी पढ़ सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर कोई आपके लिए पढ़ता है और आपको समझाता है, जैसे मैंने पढ़ा, मुझे पढ़ा, मैंने 1-2 रीडिंग मारी इसकी, पढ़ी। ठीक है, 2-3 रीडिंग पढ़ के फिर जो चीज़ें मैंने समझी, ठीक है, मैंने एक्सपीरियंस, वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, वो अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। ठीक है। और उसके बाद अगर आप रीडिंग करते हैं तो आपको समझ में आ जाएगी, अच्छा ये चीज़ बताया था ऐसे ऐसे। ठीक है। तो वीडियो देखिए, उसके बाद रीड करिए। एम लक्ष्मीकांत की बुक रखिए, तो उसको जो है रख लीजिए आप। ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है। इसमें अनुच्छेद इस तरह अनुच्छेद 13 में घोषित करता है ये संविधान कि कोई विधि इसलिए इसे चुनौती नहीं दी जा सकती। यद्यपि उच्चतम न्यायालय में केशवानंद भारती जो वाद हुआ था ये 1973 में, कि मूल अधिकारों के हनन के आधार पर संविधान संशोधन को चुनौती दी जा सकती है। केशवानंद भारती वाद जो था उसी में बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट आया था। ठीक है। तो बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट क्या था कि जो संविधान का मूल तत्व है, मूल तत्व, उनमें कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। बाकी आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, आपको असीमित अधिकार हैं, लेकिन आप जो मूल अधिकार हैं उनमें आप, उनके जो मूल तत्व हैं उनमें छेड़छाड़ नहीं की। तो ये है। चलिए अब थोड़ा सा डिटेल से पढ़ेंगे अभी अधिकारों को। जैसे समानता का अधिकार। ठीक है, समानता का अधिकार में आपको पता है कि आर्टिकल अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक आता है ये समानता का अधिकार। ठीक है। देखिए चलिए उसमें थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं हम। विधि के समक्ष समता और विधियों के समान संरक्षण, ये क्या है? तो ये आर्टिकल
14 में दिया गया है कि अनुच्छेद 14 में कहा गया है कि राज्य भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा। कहने का मतलब है कि सीधे सीधे अगर समझें तो कोई भी व्यक्ति, मतलब सभी व्यक्तियों के लिए कानून समान है, ठीक, कोई भी हो, ठीक है। तो देखिए इसमें दो चीज़ें हैं, दो चीज़ें बताई गई हैं। प्रत्येक व्यक्ति चाहे वह नागरिक हो या विदेशी, सब पर यह अधिकार लागू होता है। इसके अतिरिक्त व्यक्ति शब्द विधिक व्यक्ति अर्थात संवैधानिक निगम, कंपनियां, पंजीकृत समितियां या अन्य किसी तरह का विधिक व्यक्ति सम्मिलित है, ठीक है। विधि के समक्ष समता का जो विचार आया है वो कहाँ से लिया गया है, वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है, ठीक है। जबकि विधियों का समान संरक्षण वो अमेरिका से लिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, कोई इस पे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में देखिए तो इस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। तो देखिए पहले संदर्भ में क्या है कि विधि के समक्ष जो समता की बात की गई है उसको देखिए, किसी व्यक्ति के पक्ष में विशिष्ट विशेषाधिकार की अनुपस्थिति। और दूसरा क्या है, साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई नियम है, कोई कानून है तो वो सभी के लिए है, ठीक है। और सभी में जैसे जो एक्सेप्शनल लोग हैं, जो अब मान लीजिए कोई जैसे राज्यपाल हैं या राष्ट्रपति हैं, तो उनके लिए वो उन नियम कानून तो सबके लिए बराबर हैं, लेकिन उनको उस लेवल में उनको कुछ संरक्षण प्राप्त हैं, उस विशेषाधिकार प्राप्त हैं, या उनके लिए वो नियम कानून अलग तरीके से व्यवहार करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो खून कर दिया उन्होंने तो उनको माफ़ है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उनको उस पद की गरिमा के उस हिसाब से जो संरक्षण प्राप्त हैं वो चीज़ें मतलब उनको वो देती हैं, सहूलियत देती, ठीक है। तो साधारण विधि या साधारण विधि न्यायालय के तहत सभी व्यक्तियों के लिए समान व्यवहार। साधारण वही चीज़ मैंने बताया कि जो साधारण व्यक्ति हैं उनके लिए तो सब समान ही है, उनके लिए तो कोई वो नहीं है, लेकिन जो विशेष हैं जैसे जो संवैधानिक पदों पर विद्यमान व्यक्ति हैं उनके लिए वो कुछ स्पेशल जो प्रोविज़न किए गए हैं, ठीक है। उनके लिए साधारण ये नहीं है कि आप उनको ऐसे ही जाके कुछ बोल देंगे या कुछ उनको गिरफ्तार नहीं कर सकते ऐसे, ठीक है। तो वो उनके लिए अलग कुछ बनाए गए हैं नियम कानून, उनके लिए अलग प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल अलग फॉलो होते हैं, ठीक है। कोई व्यक्ति अमीर गरीब ऊंच नीच अधिकारी गैर अधिकारी विधि से ऊपर नहीं है। तो ये कहने का मतलब है कि कोई अलग नहीं है, कोई उससे ऊपर नहीं है, लेकिन साधारण और जो साधारण विधि और उसके असाधारण लोग उनके बीच वो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे संदर्भ में क्या है कि जैसे विधियों द्वारा प्रदत्त विशेषाधिकार और अध्यारोपित दायित्वों में समान परिस्थितियों के अंतर्गत व्यवहार में समता। यानी कि जैसे आप अगर मान लीजिए जैसे एमएलए या एमपी है, ठीक है, एमएलए या एमपी हो गए, तो इनमें जो होगा नियम कानून उनका सबके लिए समान एक होगा। मतलब ये नहीं होगा कि ये अलग होंगे, ये इनके लिए अलग होगा, एमपी हैं तो ये इनके लिए, ये यहाँ इस स्टेट से हैं तो इनके लिए अलग, मतलब समान परिस्थितियों में समान व्यवहार होगा, ठीक है। तो वही बताया गया है यहाँ, समान विधि के अंतर्गत सभी व्यक्तियों के लिए समान नियम भी बनेंगे, ठीक है। वो समान विधि होगी, जो उस तरीके के जो व्यक्ति होंगे, जो एमएलए एमपी या संवैधानिक पद जो भी हैं उनके लिए उस तरीके के कुछ प्रोटोकॉल्स बनाए जाएंगे, कुछ नियम बनाए जाएंगे। बिना के भेदभाव के समान के साथ समान व्यवहार होगा। इस तरह पहला नकारात्मक संदर्भ में, दूसरा सकारात्मक है। पहले वाले में जो हमने बताया वो जो पहला विधि के समक्ष समता, उसमें वो थोड़ा नकारात्मक है, लेकिन इसमें यहाँ पे सभी इसके लिए चीज़ों के लिए बराबर है, ठीक है। हालांकि दोनों का उद्देश्य विधि, अवसर और न्याय की समानता है। दोनों का उद्देश्य यही है कि अवसर और न्याय की समानता, ठीक। नेक्स्ट आगे देखते हैं। उच्चतम न्यायालय ने व्यवस्था दी कि जहां समान एवं असमान के बीच अलग अलग व्यवहार होता हो, अनुच्छेद 14 लागू नहीं होगा। वही चीज़ जो मैंने आपको बताया कि एक आम इंसान या आम जनता जो है और एक कहीं किसी देश का या किस देश का प्रधानमंत्री या किसी राज्य का मुख्यमंत्री, वो अलग अलग होंगे, उनके उनके अधिकार अलग होंगे, उनका दायरा अलग होगा, ठीक है। तो वहाँ पर आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं अनुच्छेद 14 लागू होना चाहिए, ऐसा नहीं बोल सकते, ठीक है। यद्यपि अनुच्छेद 14 श्रेणी विधान को अस्वीकृत करता है, यह विधि द्वारा
व्यक्तियों, वस्तुओं और लेन देनों के तर्कसंगत वर्गीकरण को स्वीकृत करता है। ठीक है, लेकिन वर्गीकरण विवेक शून्य, बनावटी नहीं होना चाहिए, बल्कि विवेकपूर्ण, सशक्त और पृथक होना चाहिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, विधि का शासन। विधि का शासन में क्या है? ब्रिटिश न्यायवादी एवी डाइसी का मानना है, ये ध्यान रखना, ये विधि के समक्ष समता का जो ये विधि का शासन, ये जो मूल सिद्धांत आया है, इसको किसने दिया है? ये तो ये प्रश्न पूछा भी गया है। ये एवी डाइसी, ये ब्रिटिश न्यायवादी एवी डाइसी का ये इनका इनकी सोच है, ये उपज है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। एवी डाइसी, विधि के समक्ष समता का विचार विधि का शासन के सिद्धांत के मूल तत्व हैं। ठीक है, इसमें क्या क्या दी गई हैं अवधारणाएं, क्या क्या प्रस्तुत की हैं? देखो, इच्छाधीन शक्तियों की अनुपस्थिति, अर्थात किसी भी व्यक्ति को विधि के उल्लंघन के सिवाय दंडित नहीं किया जा सकता। मतलब अगर कोई चीज़ है, कोई अपराध हुआ है, तो उस अपराध के लिए जो नियम बना हुआ है उसी के तहत उसको दंडित किया जाएगा। विधि के समक्ष समता अत्यावश्यक है। कोई व्यक्ति अमीर, ऊंच नीच, अधिकारी, गैर अधिकारी कानून से ऊपर नहीं होगा। ठीक, ये उस अवधारणाएं दी गई हैं विधि के समक्ष जो समता की बात की गई है। व्यक्तियों, बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा इसको। व्यक्तियों, व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, जैसा कि न्यायालय द्वारा इसे परिभाषित और लागू किया जाता है। ठीक, न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत है। याद रखिएगा, इसमें यही चीज़ बताया गया है। व्यक्तिगत अधिकारों की प्रमुखता, अर्थात संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का परिणाम है, न कि संविधान व्यक्तिगत अधिकारों का स्रोत। स्रोत नहीं है अधिकारों का, हाँ, उसके व्यक्तिगत अधिकारों का ये परिणाम है। ठीक है, पहले एवं दूसरे कारक ही भारतीय व्यवस्था में लागू हो सकते हैं, तीसरा नहीं। भारतीय व्यवस्था में संविधान ही भारत में व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है। ध्यान रखिएगा, ये भारतीय संविधान में व्यवस्था में संविधान ही जो है वो व्यक्तिगत अधिकार का स्रोत है। ठीक, सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुच्छेद 14 के अंतर्गत उल्लिखित विधि का शासन ही संविधान का मूल तत्व है, इसलिए इसी किसी भी तरह यहाँ तक कि संशोधन के द्वारा भी समाप्त नहीं किया जा सकता। जो मूल तत्व की भावना मैंने बताया आपको, केशवानंद भारतीवाद में जो सर्वोच्च न्यायालय ने बोला है, उस चीज़ को यहाँ पे बताया गया है कि आप संविधान संशोधन करिए, लेकिन उसका मूल तत्व समाप्त नहीं कर सकते। ठीक है, समता के अपवाद क्या क्या हैं देख लीजिए। जैसे अपवाद, तो विधि के समक्ष समता का नियम पूर्ण नहीं है, इसके लिए कई संवैधानिक निषेध एवं अन्य अपवाद भी हैं। इसका वर्णन इस प्रकार से है। देखिए, भारत के राष्ट्रपति और उपराज्यपालों को निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त हैं। अब आप यहाँ पे जैसे समता का आपसे कभी ये पूछा जाए कि समता का जो अपवाद है वो किस अनुच्छेद में या कैसे कहाँ से दिया गया है राष्ट्रपति और राज्यपालों को, तो वो आप याद रखिएगा। ठीक है, अनुच्छेद 361 ये प्रश्न बन सकता है ऐसे। राष्ट्रपति या राज्यपाल अपने कार्यकाल में किए गए किसी कार्य या लिए गए निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे वो। ठीक है, याद रखिएगा, ये अपवाद स्वरूप इनको छूट दी गई है। राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में जो है किसी भी प्रकार की दंडिक कार्रवाई प्रारंभ या चालू नहीं रखी जाएगी। ठीक, तीसरा देखिए, राष्ट्रपति या राज्यपाल की पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी या कारावास के लिए किसी अन्य से कोई प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की जाएगी। तो ये तीन चीज़ें हैं। देखिए, आगे चलते हैं नेक्स्ट। इसमें राष्ट्रपति या राज्यपाल पर उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए किसी कार्य के लिए किसी भी न्यायालय में दीवानी का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हाँ, यदि किसी प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो इसकी सूचना उन्हें 2 माह के बाद ही ऐसा किया जा सकता है। मतलब सूचना कितने दिनों पहले देना पड़ेगा आपको? तो 2 माह पहले देना पड़ेगा सूचना, अगर कुछ ऐसा दीवानी का मुकदमा या ये चलाया जाएगा तो। ठीक है, तो याद रखिएगा, ये भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है कि कितने दिनों पहले उनको सूचित करना पड़ेगा, तो 2 माह। ठीक है, 60 डेज बिफोर, याद रखिएगा। कोई भी व्यक्ति यदि संसद के या राज्य विधानसभा के दोनों सदनों में से किसी एक की सत्य कार्यवाही से संबंधित विषय वस्तु का प्रकाशन समाचार पत्र में या रेडियो या टेलीविज़न में करता है, तो उस पर किसी भी प्रकार के दीवानी या फौजदारी मुकदमा या देश के किसी भी न्यायालय में नहीं चलाया जा सकता। ये सब अनुच्छेद 361 के तहत इनको दी गई हैं। ठीक है, अपवाद हैं ये। संसद या उसकी किसी समिति में संसद के किसी सदस्य द्वारा की गई किसी
बात या दिए गए किसी मत के संबंध में उसके विरुद्ध किसी न्यायालय में कोई कार्यवाही नहीं की जाएगी। ये आर्टिकल 105 जो एमएलए और एमपीज को जो है इनको विशेषाधिकार की बात होती है, तो वो अनुच्छेद 105 में है। जो आप देखते हैं कि संसद में ये जैसे कई बार कुछ ऐसे वक्तव्य दे देते हैं जो कि नहीं देना चाहिए, तो उस पर ऐसा नहीं है कि आप उनको किसी न्यायालय में उनकी कार्रवाई के लिए उसको ले जा सकते हैं। वहाँ पर आप वो आपस में कुछ भी बोल सकते हैं, किसी को कुछ भी कह सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा ऐसा, ठीक है। तो वो चीज़ है, वो विशेषाधिकार है वो उनका, ठीक है। अब देखिए, कभी कभी आपने खबरों में सुना होगा कि विशेषाधिकार हनन नोटिस दिया है। कोई एक एमपी दूसरे एमपी को वो आपस में दे सकते हैं वो, ठीक है। विशेषाधिकार का हनन का नोटिस देते हैं वो कि आपने हमारे विशेषाधिकार का हनन किया है, ठीक है। तो वो यही है अनुच्छेद 105 के अंतर्गत विशेषाधिकार जो प्राप्त हैं, ठीक है। राज्य के विधानमंडल में या किसी समिति में विधानमंडल के किसी सदस्य द्वारा की गई किसी बात, वही सेम चीज़ बताई गई है यहाँ पे जो उनको 105 में दी गई है संसद को, एमपीज को, वही एक अनुच्छेद 194 में जो है ये एमएलएस को दी गई है, 194 में एमएलएस को, ठीक। याद रखिएगा, ये जो बात उनको 105 में विशेषाधिकार प्राप्त है वही विशेषाधिकार अनुच्छेद 194 में विधानमंडल मतलब एमएलएस को प्राप्त है, ठीक। अनुच्छेद 31 गा और ये अनुच्छेद 14 का अपवाद है। अनुच्छेद जो 31 गा है, ठीक है, वो अपवाद है। इसके अनुसार किसी राज्य विधानमंडल द्वारा नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन संबंध में यदि कोई नियम बनाया जाता है जिसमें अनुच्छेद 39 की उपधारा खा या उपधारा गा का समावेश हो, तो इस आधार पर उसे चुनौती नहीं दी जा सकती। कहने का मतलब है कि ये जो अनुच्छेद जो डीपीएसपीज हैं उनसे संबंधित कोई नियम बनाए गए, क्योंकि वो नियम अधिकतर होते हैं जो कल्याणकारी राज्य के लिए उनको प्रोत्साहन देने के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। लोगों को जो है वो सामाजिक और आर्थिक उनका उत्थान करने के लिए, ठीक है। तो उसमें उनको जो भी नियम वो सब बनाए जाते हैं वो इसके अंतर्गत नहीं आते हैं, ठीक है। वो अलग अलग तरीके से बनाए जाते हैं। जैसे अब कुछ राज्य भी बना सकते हैं, संसद भी बना सकती है, मतलब सेंटर का अलग ये, तो उसको आप क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। वही यहाँ पे बताया गया है, ठीक। विदेशी संप्रभु शासक, राजदूत या कूटनीतिक व्यक्ति दीवानी और फौजदारी मुकदमों से मुक्त होंगे। जो कंट्रीज़ के अलग अलग जो आयुक्त होते हैं आपने देखा होगा, ठीक है। जितने भी ये आयुक्त वगैरह ये सब होते हैं ना, राजदूत, कूटनीतिक व्यक्ति, उनके ऊपर कोई फौजदारी मुकदमा या ये सब नहीं चला जा सकता, ठीक है। वो सब मुक्त होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ या इनकी एजेंसियों को भी इनसे मुक्ति प्राप्त है, ठीक। तो याद रखिएगा, ये कई बार प्रश्न बन सकता है इनसे। कुछ आधारों पर विभेद का प्रतिषेध भी है, ठीक है। अनुच्छेद 15 में यह व्यवस्था दी गई है कि राज्य किसी नागरिक के प्रति केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद नहीं कर सकता, ठीक है, नहीं करेगा विभेद। इसमें दो कठोर शब्दों की व्यवस्था है, विभेद और केवल। विभेद का अभिप्राय है किसी के विरुद्ध विपरीत मामला या अन्य के प्रति उसके पक्ष में न रहना। कहने का मतलब जो मैंने जो यहाँ पे लिखा गया है जो शब्द RRCP जो लिखा गया है, रेस, रिलीजन, रेस, कास्ट और ये प्लेस ऑफ बर्थ, इसके आधार पर ये याद रखिएगा, ये अनुच्छेद आर्टिकल 15, तो आपको आसानी रहेगी, ट्रिक टाइप का है RRCP, ठीक। तो इसके आधार पर ये बोला गया है कि ये विभेद नहीं किया जाएगा। केवल शब्द का अभिप्राय है कि अन्य आधारों पर मतभेद किया जा सकता है। खैर जो ये रिजर्वेशन वाला है मामला, वो देखिए आप इसके आधार पे ही तो करते हैं विभेद, लेकिन राज्य जो है वो युक्ति युक्त प्रबंध के माध्यम से इसमें विभेद कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए वो रिजर्वेशन और इन सब चीज़ों को लागू करता है। अनुच्छेद 15 की दूसरी अवस्था में कहा गया कि कोई नागरिक केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर का, अब कहाँ कहाँ ये विभेद नहीं कर सकते आप देखिए, दुकानों, सार्वजनिक भोजनालय, होटलों, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों में प्रवेश या पूर्णतः भागता राज्य निधि से पोषित या साधारण जनता के लिए समर्पित कुओं, तालाब, स्नान घाटों दायित्व, निर्बंधन या शर्त के अधीन नहीं होगा। कहने का मतलब ये है कि जो भी पब्लिक यूज़ वाले जगह हैं वहाँ पे आप किसी को इन जो लिखी हुई इन आधारों पर किसी को मना नहीं कर सकते आप। कोई दुकान हो गई, कोई कुआं हो गया, कोई तालाब हो गया, नदी हो गई, या सिनेमा, कोई कोई ऐसी चीज़ हो गई जहाँ पे आप
मतलब सरकारी वो हो, पब्लिक वो हो, ठीक है। तो वहाँ पे आप उनको मना नहीं कर सकते। ये आप ये नहीं बोल सकते कि नहीं, आप कोई सरकारी वो पीडीएस वाली दुकान है, आप वहाँ ये नहीं बोल सकते तुम नहीं ले सकते, तुम अछूत हो या तुम कुछ ऐसा, ये सब नहीं कर सकते आप, ठीक है, किसी भी प्रकार का कि तुम्हारा जन्म यहाँ नहीं हुआ है, तुम नहीं ले सकते। तो इस प्रकार के जो विभेद हैं वो आप इन सब चीज़ों में नहीं कर सकते, ठीक है। विभेद से प्रतिषेध के इस सामान्य नियम में 3 अपवाद हैं। कौन कौन से हैं? राज्य को इस बात की अनुमति होती है कि वह बच्चों, महिलाओं और विशेष अवस्था, उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कर सके, और निःशुल्क शिक्षा, जो मैं अभी बता रहा था आपको कि जो रिजर्वेशन वाला सिस्टम है वो इसका अपवाद है, ठीक है। आर्टिकल 15 का अपवाद है ये। तो देखिए, आप बच्चों और महिलाओं और इन सब के लिए रिजर्वेशन या फिर इन सब के लिए कुछ मतलब मुफ्त शिक्षा, ये सब चीज़ें की जाती हैं, तो वो सब अ, ये इसके अपवाद हैं, आप उसको इसके अंदर क्लेम नहीं कर सकते, ठीक है। दूसरा है इसी में, राज्य को इसको अनुमति होती है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में, अनुसूचित जाति जनजाति के विकास के लिए कोई विशेष उपबंध, उदाहरण के लिए विधानमंडल में सीटों का आरक्षण, सार्वजनिक शैक्षणिक संस्थानों में शुल्क से छूट। तो ये सब चीज़ें मैंने बता दी पहले आपको कि वही रिजर्वेशन वाला, जितने भी टाइप का रिजर्वेशन होता है, चाहे वो फीस में छूट हो, एडमिशन हो, या किसी नौकरी में बात हो रिजर्वेशन की, वो सब, इन सब चीज़ों में उसको आर्टिकल 15 से छूट होती है, ठीक है। राज्य राज्य को यह अधिकार है कि वह सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े जो भी ये लोग, अनुसूचित जाति या जनजाति के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए शैक्षणिक संस्थानों में भी प्रवेश छूट संबंधी नियम बना सकता है। ये चीज़ मैंने आपको बता दिया। ये प्रावधान याद रखिएगा, ये वाला इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। अंतिम प्रावधान को संविधान के 93 संविधान संशोधन 2005 द्वारा शामिल किया गया था। कौन सा वाला? ये वाला जो अंतिम प्रावधान है ना, ये शैक्षणिक रूप से पिछड़े, शैक्षणिक, सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े, ये ध्यान रखिएगा, ये कई बार पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है शायद। शैक्षणिक और सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े लोगों या अनुसूचित जाति या जनजाति के लोगों के उत्थान के लिए शैक्षणिक स्थानों में प्रवेश के लिए छूट संबंधी कोई नियम बना सकता है। तो ये कौन से संविधान संशोधन के तहत किया गया था जो आरक्षण वगैरह दिए गए? तो ये 93 संविधान संशोधन 2005 के द्वारा, ठीक है, इस प्रावधान को शामिल किया गया था। देखिए आगे, इस प्रावधान के क्रियान्वयन के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान प्रवेश आरक्षण अधिनियम 2006 पारित किया था, ठीक है। उसी के बाद, जिसके अंतर्गत पिछड़े वर्ग के छात्रों के लिए उच्च शैक्षणिक स्थानों में 27% सीटें आरक्षित की गई। इनमें आईटीआई, एम्स जैसे संस्थान भी शामिल हैं, ठीक। तो वही जो चीज़ मैंने आपको बताया कि रिजर्वेशन में ये कर सकते हैं। रिजर्वेशन वाला जो सिस्टम है वो आर्टिकल 15 से इतर है, ठीक, उस पर लागू नहीं होता, क्योंकि वो बातें संविधान में लिखी हुई हैं कि इनको इनसे अपवाद है। देखिए, ये मैंने लिखा है कि 93rd जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2005 में केंद्र और राज्य को शैक्षणिक संस्थानों में SC/ST के लिए प्रावधान का आरक्षण है, ठीक है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े SC और ST के लिए, ठीक। तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई हैं, ठीक है। 2008 में उच्चतम न्यायालय ने दोनों अधिनियमों की वैधता पर मुहर लगा दी, लेकिन न्यायालय ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि वह क्रीमी लेयर के सिद्धांत का पालन करे। अब क्रीमी लेयर का सिद्धांत आपने अभी हाल फिलहाल में, अगर आप करंट से अपडेट होंगे, तो क्रीमी लेयर का मुद्दा अभी एक बार फिर से उठा था, ठीक है। क्रीमी लेयर में कुछ मतलब कुछ कंडीशंस दी गई हैं, कुछ नियम शर्तें दिए गए हैं, ये लोग हैं जिनको क्रीमी लेयर में माना जाएगा और उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसका कुछ कुछ नियम बनाया गया है, कुछ क्राइटेरिया रखा गया है। वो क्राइटेरिया क्या है वो बाद में किसी उसमें डिस्कस कर लेंगे, पहले देखते हैं। चलिए, इसमें कुछ बताया भी है इसमें, ये देखिए क्रीमी लेयर, ठीक है। तो क्रीमी लेयर के बारे में क्या बताया है इन्होंने? क्रीमी लेयर में कौन कौन से लोग आते हैं, इनको लाभ नहीं मिलेगा। संवैधानिक पद धारण करने वाले व्यक्ति, जैसे राष्ट्रपति हो गए, उपराष्ट्रपति, उच्चतम न्यायाधीश, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, ये जो CAG वगैरह होते हैं, नियंत्रक महालेखा परीक्षक, ठीक है, ये सब। वर्ग A और A, ग्रुप B के सेवा के क्लास 2 के अधिकारी जो केंद्र और राज्य दोनों सेवाओं में हैं। इसके अलावा सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में, बैंकों, बीमा कंपनियों, विश्वविद्यालयों आदि में पदस्थ समकक्ष जो भी ये अधिकारी हैं, इनके नियम निजी कंपनी में कार्यरत अधिकारियों पर भी लागू होता है ये, ठीक। सेना में कर्नल या उसके ऊपर रैंक के अधिकारी,
वायुसेना में अर्धसैनिक बलों समान रैंक के अधिकारी, इनके बच्चों को भी नहीं मिलेगा। ठीक, तो ये डॉक्टर, इंजीनियर, अधिवक्ता, कलाकार, लेखक, सलाहकार, ये आदि प्रकार के जो भी पेशेवर हैं इनको भी नहीं मिलेगा। व्यापार, वाणिज्य और उद्योग में लगे व्यक्ति, ठीक, इनको भी नहीं मिलेगा। और इसमें भी कुछ एक एनुअल वो दिया गया है अमाउंट कि इतना होना चाहिए, कुछ 8 लाख 10 लाख कुछ है, पता नहीं। वो शायद अभी कुछ रिवीजन के लिए एक कमेटी भी गठित हुई है। ठीक है, उसको देखते हैं, बता देंगे आपको। शहरी क्षेत्रों में जिन लोगों के पास भवन है, जिनके पास एक निश्चित सीमा से अधिक भूमि है या रिक्त भूमि रखने वाले, उनको भी नहीं मिलेगा। जिन लोगों के पास ये देखिए सालाना ये 4.5 लाख से अधिक या उसके जिसके पास एक छूट सीमा से अधिक संपत्ति है, ये इसमें क्या है, ये अभी कुछ बढ़ा दिया गया है। ये कई बार ये रिवाइज भी हो चुका है, ये 1-2 बार, मुझे लग रहा है एक बार और रिवाइज हुआ है। इसमें अमाउंट देख लेंगे, इसको कितना है अमाउंट। अभी शायद 6 लाख है ये, अभी 6 लाख के आसपास है। बताइएगा, आप कमेंट करके बताइएगा कितना है। ठीक, तो ये इसमें बताया है कि जिन लोगों की सालाना आय इतनी इतनी है, 1993 में जब मलाई क्रीमी लेयर वाला जो ये हदबंदी इसमें लागू की गई थी, यह 1 लाख थी। ठीक है, 2004 में इसे बढ़ाकर 2.5 किया गया, 8 में इसे इतना किया गया, एवं 6 लाख रुपए 13 में। हाँ, तो ये देखिए 2013 में, इसके बाद भी शायद अमेंड हुआ है। ठीक है, आप बताइएगा कमेंट करके, अगर आपको किसी को पता है तो बताइएगा आप कितना है। ठीक है, लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, ये अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी। किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता या केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार या निवास के स्थान के आधार पर राज्य के किसी भी रोजगार एवं कार्यालय के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता इसके आधार पर। ठीक है, तो ये किस में है, अनुच्छेद 16 में, याद रखिएगा। लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता के साधारण नियम में 3 अपवाद हैं। जिस प्रकार हमने देखा कि अनुच्छेद 15 के भी 2-3-4 अपवाद हैं, उसी प्रकार अनुच्छेद 16 के भी अपवाद हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से अपवाद हैं वो देख लीजिए। ठीक, संसद किसी विशेष रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित कर सकती है, जैसा कि सार्वजनिक रोजगार जिसमें निवास की जरूरत हो। अधिनियम 1957 में कुछ वर्ष बाद 1974 में ये समाप्त हो गया। इस समय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना के अतिरिक्त किसी अन्य राज्य में व्यवस्था नहीं है। ठीक है, कहीं कहीं निर्धारित कर देते हैं कि हाँ ये चाहिए ही। ठीक है, राज्य नियुक्तियों के आरक्षण की व्यवस्था कर सकता है या किसी पद के पिछड़े वर्ग के पक्ष में बना सकता है जिनका कि राज्य में समान प्रतिनिधित्व नहीं है। तो वही चीज़ जो वहाँ पे थी, वो रिजर्वेशन नौकरियों में भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो आपको पता ही है आरक्षण का। ठीक, विधि के तहत किसी संस्था या किसी कार्यकारी परिषद के सदस्य या किसी धार्मिक आधार पर इसकी व्यवस्था की जा सकती है। ठीक, मंडल कमीशन और उसके परिणाम देख लेते हैं फटाफट। एक जो ये बना था ये कमीशन, ये ओबीसी वाले पे ना, वर्ष 1979 में मोरारजी देसाई सरकार ने सेकंड जो ये द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया, संसद सदस्य जो बीपी मंडल की अध्यक्षता में। ठीक, अनुच्छेद 340 के तहत संविधान पिछड़े वर्गों के शैक्षणिक एवं सामाजिक स्थिति की जांच करते हुए उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने की व्यवस्था करता है। तो याद रखिएगा 340 जो अनुच्छेद 340 है, उसमें किसकी बात कही गई है, जो बैकवर्ड लोग हैं, पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके शैक्षणिक और सामाजिक स्थिति से उनको उनकी उन्नति के लिए सुझाव प्रस्तुत करने का व्यवस्था कर सकता है ये। तो ध्यान रखिएगा इसको, अनुच्छेद 340। आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की और इतनी जातियों की पहचान की जो सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर पिछड़ी हुई थी। अभी देखिए आपने देखा होगा, मुद्दा ये जोरों पर है कि जातीय जनगणना जो है कराई जाए, कई राज्य मांग कर रहे हैं इसमें। ठीक है, तो ये इसीलिए है कि एक्चुअल स्थिति का जो है पता, ज़मीनी स्तर पर पता चले कि हाँ कितनी जनजातियाँ या कितनी जातियाँ हैं जो पिछड़े वर्ग में आती हैं। ठीक, इसीलिए वो जाति आधार पर जनगणना की बात करते हैं। ठीक है, जनसंख्या में उनका हिस्सा तकरीबन 52% था, जिससे अनुसूचित जाति एवं जनजाति शामिल नहीं है। आयोग ने अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए सरकारी नौकरियों में 27% की आरक्षण की सिफारिश की थी। इस तरह संपूर्ण आरक्षण में अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग 50% हो गया। ठीक है, उसको 27% ऐड करके ये टोटल 50% हो गया।
10 वर्ष पश्चात 1990 में जो वीपी सिंह सरकार आई, उसे सरकारी सेवाओं में अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए 27% का आरक्षण की घोषणा कर दी उन्होंने। ठीक है। दोबारा 1991 में नरसिम्हा राव सरकार ने दो परिवर्तन किए। 27% पिछड़े वर्ग के गरीब लोगों को प्रमुखता जैसे आर्थिक आधार पर आरक्षण, और 10% अतिरिक्त आरक्षण गरीबों के लिए आर्थिक रूप से जो पिछड़े हैं, विशेष रूप से उच्च जातियों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व्यवस्था के लिए। ठीक है। प्रसिद्ध मंडल केस जो 1992 में हुआ था, उसी में ये बताया गया था, ये क्रीमी लेयर वाला और ये सब चीज़ें आई थी। अनुच्छेद 16(4) के विस्तार एवं व्यवस्था पिछड़े वर्गों के पक्ष में जिसे रोजगार आरक्षण की व्यवस्था की गई है, उनका परीक्षण उच्चतम न्यायालय द्वारा किया गया। यद्यपि न्यायालय ने उच्च जातियों के खास वर्ग के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया, फिर भी अन्य पिछड़ा वर्गों के लिए कुछ शर्तों के साथ 27% आरक्षण की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा, उसको बनाए रखा। ठीक है। इसमें ये वही चीज़ जो बताया था, क्रीमी लेयर का जो क्राइटेरिया है वो सब उनको सुविधा, उनको अगर वो फुलफिल करते हैं तो उनको ये रिजर्वेशन का लाभ नहीं मिलेगा, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। प्रोन्नति में भी कोई आरक्षण नहीं है। ठीक है। आरक्षण की व्यवस्था केवल शुरुआती नियुक्ति के समय होनी चाहिए। प्रोन्नति के लिए कोई खास आरक्षण केवल 5 वर्षों तक लागू होना चाहिए, कि 5 वर्ष के अंदर ही अगर लागू भी है तो वो सिर्फ 5 वर्ष के लिए। ठीक है। केवल कुछ साधारण परिस्थितियों, असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर कुल आरक्षित कोटा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। यह नियम प्रत्येक वर्ष लागू होना चाहिए। ठीक। आगे ले जाने का नियम जो कैरी फॉरवर्ड नियम है, रिक्त पदों को बैकलॉग के लिए वैध रहेगा, लेकिन इसमें भी 50% के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये सब जो उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया था, उनमें ये मुख्य मुख्य बातें थी। अन्य पिछड़ा वर्गों की सूची में अति जोड़ या अति न्यून जोड़ के परीक्षण के लिए एक स्थायी गैर विधायी इकाई होनी चाहिए। ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने उपरोक्त व्यवस्था के बाद सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए। तो ये इसमें क्या क्या चीज़ें हुई हैं वो सब बताया गया है, ये आप इसको पढ़ लीजिएगा। इतना कुछ इसमें खास बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, बस आप ये जान लीजिए कि जो सरकार ने जो आरक्षण दिए थे, जो उसमें अमेंडमेंट किए, फिर उससे केस सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ निर्णय में अपने वर्डिक्ट में बताया कि ये चीज़ें ऐसे ऐसे होनी चाहिए। उसके बाद सरकार ने फिर वो एक्ट वगैरह पास किया या जो भी किया, संविधान में संविधान संशोधन किया जैसे। ठीक है। ये सब देख लीजिए, आप पढ़ लीजिएगा इसको, इतना बहुत खास नहीं है। आप इसको जब ये संविधान संशोधन वाला एक वीडियो लेकर आऊँगा, उसमें आपको ये सब चीज़ें मैं बता दूंगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं इसमें। ठीक है। तो एक मिनट, ये देखिए, ये अब हमने पढ़ा वहाँ समानता के अधिकार में 14 अनुच्छेद 14 हमने पढ़ लिया, अनुच्छेद हमने 15 पढ़ लिया, अनुच्छेद 16 पढ़ लिया। ठीक है। अनुच्छेद 17 जो अस्पृश्यता का अंत ये बताता है, अनटचेबिलिटी जो है। ठीक है। तो ये अस्पृश्यता वाला पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को समाप्त करने की व्यवस्था करता है, किसी भी तरीके का अस्पृश्यता हो। ठीक है। उसमें आप किसी को अछूत अब नहीं वो कर सकते, बता सकते आप। ठीक है। उसको ये बोल के आप उसको नहीं भगा सकते कि अछूत हो या ये इस तरीके का। 1976 में अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 मूलभूत संशोधन किया गया। इसको नया नाम दिया गया। क्या नाम था ये याद रखिएगा, पूछा गया है। नागरिक अधिकारों की रक्षा अधिनियम 1955, ये पहले था ये वाला अस्पृश्यता अपराध अधिनियम, उसको बाद में अमेंड किया गया, उसमें नागरिकता अधिकारों का संरक्षण अधिनियम कर दिया गया। ठीक। ये अधिनियम अस्पृश्यता के प्रत्येक प्रकार के समाप्त करते हुए अनुच्छेद 17 में सुनिश्चित, इस बात को सुनिश्चित किया गया है। ये शब्द कहीं इसमें डिफाइन नहीं किया गया है अनटचेबिलिटी को। ठीक है। शब्द को ना तो संविधान में है ना अधिनियम में परिभाषित नहीं किया गया है कि किस टाइप की अनटचेबिलिटी होती है, ऐसा कुछ बताया नहीं गया है। ठीक है। हालांकि मैसूर उच्च न्यायालय ने 17 के मामले में, अनुच्छेद 17 के मामले में व्यवस्था दी कि शाब्दिक एवं व्याकरणिक समझ से परे इसका प्रयोग ऐतिहासिक है। ठीक है। इसका संदर्भ है कि कुछ वर्ग के लोगों को उनके जन्म एवं जातियों के आधार पर सामाजिक निर्योग्यता, अतः यह कुछ व्यक्तियों के सामाजिक बहिष्कार एवं धर्म संबंधी सेवाओं आज से इनका बहिष्कार नहीं है। ठीक। देखिए, राष्ट्रीय पुरस्कारों का ये मैंने लिख रखा है नोट्स की स्थापना कब हुई थी, तो 1954 में। ठीक है।
तो ये जन अधिकार सुरक्षा अधिनियम 1955, याद रखिएगा इसको, कोई कई बार पूछ सकता है, ठीक है। अगर कोई ये कहता है, ये अनटचेबिलिटी को प्रमोट करता है या कुछ इस तरीके की हरकत करता है और उसकी शिकायत होती है, तो उसको 6 महीने का कारावास या 500 रुपये का दंड भी दिया जा सकता है, इसमें ऐसा प्रावधान किया गया है, ठीक। तो ये चीज़ें उसमें और भी बताई गई हैं कि यह नियम निम्नलिखित को अपराध मानता है। क्या मानेगा? जहाँ आपने कहीं अगर मंदिर में नहीं जाने दिया, किसी को पूजा करने से रोक दिया, ठीक है, कभी धार्मिक, दार्शनिक या किसी अन्य आधार पर आपने अस्पृश्यता को सही बोला कि हाँ भाई छुआछूत होना चाहिए, अगर आपने बोल दिया पब्लिकली कहीं पर भी, तो दुकान पे या होटल पे, सार्वजनिक मनोरंजन मनोरंजन स्थलों पर, ठीक है, इन सब जगहों पर आप ये सब चीज़ें नहीं कर सकते, अनटचेबिलिटी को आप प्रमोट नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं। प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष रूप से अस्पृश्यता को मानना, तो ये सब चीज़ें आप समाप्त हो चुकी हैं, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 17 के तहत ये सब व्यवस्था दी गई है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में ये आर्टिकल 18 से हम लोग इसको पढ़ेंगे, देखेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिए, कमेंट भी कीजिए अगर कुछ डाउट है तो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।